गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। इस सफर में हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फेडरलिज्म और सत्ता में साझेदारी पावर शेयरिंग दो चैप्टर पढ़ा था। अभी उसमें और कुछ टॉपिक है पढ़ना, पर बीच में काफ़ी डिमांड आ रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो आज हमारा सेशन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस होगा। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी हम टॉपिक को रिवाइज करते चलेंगे, ताकि आपका रिविजन हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आप सब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर पहले टाइप करके रखेंगे और फिर बाद में भेजेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका 25 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं। इससे आप एनालिसिस कर पाएंगे खुद का बेहतर तरीके से। आपको पता चलेगा कौन सा एरिया आपका वीक रह गया, कहाँ काम करना बाकी है, और कौन सा एरिया स्ट्रांग है, जहाँ केवल थोड़ा बहुत देख के भी काम चल सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा भी था। फिर हमने कल भी बात किया था कि भारत में सबसे बड़ा पिछड़ापन जो है वो सामाजिक पिछड़ापन है, जिसके लिए सरकार ने बंदोबस्त भी किया है और आरक्षण की व्यवस्था भी करती है सरकार। इसी कारण से सवर्ण और दलित के बीच काफी मतभेद भी देखने को मिलता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में। लोकसभा में अभी बिल लाया गया था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए, पर अभी वो लागू नहीं हुआ है। आपका ये आंसर तो नहीं होगा। विधानसभा में। पंचायती राज व्यवस्था में। सही। मंत्रिमंडल नहीं। पंचायती राज व्यवस्था में हमने बताया था, आपको अगर याद होगा, जो लोग रेगुलर क्लास फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा, पंचायती राज व्यवस्था में जब भी आरक्षण की बात आएगी महिलाओं के लिए, तो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। पंचायती राज महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी, जिन पे केवल और केवल वही चुनी जाएंगी, वही निर्वाचित होंगी। जबकि बिहार ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के लिए पंचायती राज स्तर पर 50% आरक्षण की व्यवस्था है। कितने प्रतिशत आरक्षण? 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। कहां पर? बिहार में। फिर थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे समझते भी जाएंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन भी होते जाए। पंचायती राज। पंचायती राज का प्रावधान जो लिया गया वो भारतीय संविधान के भाग 4 कि राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत डीपीएसपी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसी में एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। इसको स्थानीय स्वशासन भी लिखते हैं। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 40। किस भाग में है? 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अगर आपको याद आ रहा होगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। कितने विषय? 29 विषय। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां भी बनी थी। आज रिवीजन मोड पे होगा, तो मैं कंसेप्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट में बाकी सारे कंसेप्ट पे ही फोकस किया है। बस केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िएगा कि आपको रिवाइज होते रहे। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर समितियां की बात करें, जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान सिफारिश लेके आई, उसमें सबसे पहली जो कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय कमेटी समिति। उसके बाद अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और कौन सी समिति थी? जीवी के राव समिति। जीवी राव समिति। और कौन सी समिति थी? एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी या सिंघवी समिति। इसमें से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी कि पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाएगी। त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा पंचायत त्रिस्तरीय बना, हमारा स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय बना। इसमें सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, और इसके ऊपर है जिला परिषद। ऐसे ही अगर नगर पालिका में आप देखेंगे तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ऐसे चलता है। तो क्या आपको पंचायतों से संबंधित प्रावधान जल्दी जल्दी रिवाइज आपने किया? आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। फिर से अब लौटते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा था, आप पढ़िए पहले इसको। कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति। संप्रदाय यानी कि आप याद रखेंगे धर्म के हमने बहुत सारे मतलब डिस्कस किए थे, पर यहाँ धर्म का मतलब है रिलीजन। शब्द भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर आप पहला दूसरा तीसरा लगातार अगर आप वीडियो देखते हैं, सारे वीडियो आपको कंटेंट दिखेगा कि मैं पिछली क्लास का जो भी कंटेंट होता है वो अगले क्लास में यूज करता हूँ, इसलिए आप पिछली क्लास देख के ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है। क्या कह रहा है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? दूसरा, ये यही सवाल, दोनों एक ही सवाल है, कैसे आ सकता है ये एग्जामिनर के। ऑप्शन पढ़िए। सांप्रदायिक राजनीति यानी कि धर्म के आधार पर की गई राजनीति। कह रहा है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। सही लग रहा है, आगे और देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिखा वो सही लग रहा है तुरंत मार के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले चारों ऑप्शन को देखना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ना समय होते हैं, समय का सही से यूटिलाइजेशन। ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल के बाहर निकल के आपको अफसोस क्लास नीचे वाला पढ़ लेता, इससे ज्यादा सही वो था, है ना। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ये सांप्रदायिक राजनीति का एक अर्थ है। दूसरा, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति का मतलब कहीं खुशी हो ही नहीं सकता। अगर आप धर्म जाति जैसे मुद्दों पर अगर राजनीति करेंगे तो समाज में हिंसात्मक कार्यवाही बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, तो समाज में तनाव आएगा, गृह युद्ध जैसी स्थितियां, जैसा कि हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा भी था, जहाँ सिली और तमिलों के बीच युद्ध हुआ था। वो कैसा था, सांप्रदायिक राजनीति तो नहीं थी, क्योंकि तमिलों के आधार पर ज्यादातर वहाँ भाषा को लेकर विवाद था। बेल्जियम में भी था, फ्रेंच और डच को लेकर, यहाँ था सिली तमिल को लेकर। तो सांप्रदायिक राजनीति खुशी खुशी का कोई बात ही नहीं आ रहा है, इसमें हिंसा आएगी। अगला, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है, पर ये कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ बताइए। ये अपने आप में ये ऑप्शन सही है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। समझ रहे हैं, अपने आप में ये कथन सही है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। तो लोग अपना समुदाय बनाएंगे, मुस्लिम अपना, सिख अपना, जैन अपना, यहूदी अपना, बौद्ध अपना समुदाय बनाते हैं। पर ये सांप्रदायिक राजनीति का रूप नहीं हुआ। हम समुदाय बना के आपस में खुश रह रहे हैं, हम किसी को तंग नहीं कर रहे, दूसरे धर्म वाले को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, तो ये कहीं से सांप्रदायिक राजनीति का रूप नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी हो गया, इसलिए हो सकता है आपको परेशानी हो। अगला कह रहा है, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कह रहा है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व, कोई भी एक धार्मिक समूह, मान लेते हैं यहाँ हम पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे चौपट देश जो पाकिस्तान ही है, जिसने बनाया धर्म के आधार पर देश, ठीक, बाद में खुद ही का बंटवारा हो गया। अच्छा, एक सवाल अगर आपसे पूछे, फिर लौट के आते हैं इस पे, थोड़ा सा ये बताइए कि धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के लिए या भाषा? एक राजनीति के आधार पे होता है, जबकि कल हमने पढ़ा भी था कि भारत में पहला जो राज्य बना वो तो भाषा के आधार पे बना। कौन सा राज्य था, को याद आया होगा? सही जवाब है आपका आंध्र प्रदेश। राज्य था आंध्र प्रदेश। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कब बना? तो 53, तो 53 में बना, भाषा के आधार पे पहला राज्य। अब जब आप इसमें से कोई एक शब्द चुनेंगे ना कि धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण, तो फिर प्रश्न उठेगा, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? जवाब आएगा भाषा। अगर आप कहेंगे कि भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये बताइए कि
भारत से पाकिस्तान कैसे बना, के आधार पे आप एक चीज चुन नहीं पाएंगे। जीवन यही है, जीवन में भी आप कभी भी एक चीज को चुन नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना जीवन में। आपको एक बार बताया भी था कि प्रत्येक चीज में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। कोई सा भी ऑप्शन चुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, और जो छोड़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो दोनों में से एक ना एक का घाटा होना तय है। आप ऐसा बना ही नहीं सकते बैलेंस जिसमें आपको कोई घाटा ना हो, एक ना एक चीज छूटेगा। वैसे ही ये है, आप धर्म चुनेंगे भाषा से संबंधित विवाद आएगा, भाषा चुनेंगे धार्मिक विवाद आएगा। तो ये चलता रहता है। आइए, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। देखिए, इसी को हमने बताया था, ये नहीं होगा, इसी को हमने बताया था एथनोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म का मतलब क्या था, स्वजाति केंद्रवाद। मतलब किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा है कि उसी का जाति, उसी का धर्म, उसी की भाषा, उसी का नस्ल ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है, तो ऐसे में इसमें काफी हिंसा बढ़ती है, क्योंकि आप दूसरे को श्रेष्ठ नहीं बता रहे हैं, केवल खुद को बता रहे हैं। बाकी को हीन भावना से आप देखते हैं तो टकराव बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ए। आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे दो में आप कितने सही किए। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद, धार्मिक भेद, ये सब भेदभाव के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ रंग भेद से संबंधित पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी। माहौल में आप लोग ना एक ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ देख लीजिए, नहीं थे। और ऐसे ही अगर मेरा बात मानेंगे तो ऐसे ही पढ़िएगा, अंडरलाइन कर करके आराम से। ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं उसको तो अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि यहाँ हो नहीं थे पूछ रहा है। कई बच्चा स्पीड पढ़ने के चक्कर में नहीं स्किप कर देता है और आंसर गलत लगा देता है। तो जनरल कंपटीशन में तो खूब देखा जाता है। बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर तो रंग भेद के विरोधी थे, बहुत बड़े विरोधी थे, ये होगा आंसर। नहीं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो जहां जहां अच्छा अच्छा चीज आपको दिखे वहां वहां महात्मा गांधी का नाम एकदम लीजिए। हर चीज पे ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना मत दिया है, हर चीज पे। जितनी अच्छी चीजें आप सोच सकते हैं ना, महात्मा गांधी ने भी वो सोचा हुआ। अभी हम महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। महात्मा गांधी के उनको उनके दर्शन को समझेंगे। वो गीता से काफी प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे गीता से कि वो गीता को अपनी माँ कहते थे कि मेरी दो माताएं हैं। उसमें से एक माता गीता माता थी, और वही गीता श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि इन्होंने उसे खूब पढ़ा था। पढ़ा क्या था, घोड़ के पिया था। तो महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं। अगला कह रहा है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। कॉलेज लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा ना एक हो ही जाता है, आप उसके लिए माइंड मत कीजिएगा कि इस पे गलत लिखा हुआ है ना। सही पढ़ेंगे, टॉमी लिखा हुआ है, ये नहीं था। क्योंकि अगर आप चैप्टर 1 पढ़े होंगे ना, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का आया होगा। ओलंपिक में धावक थे, फिर उन्होंने जीता था, फिर उन्होंने विरोध किया था रंग भेद को लेकर। इसमें जो व्यक्ति है ना, जेड गुडी, इन्होंने रंग भेद के विरोध में कोई काम नहीं किया, ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बाकी ये तीन व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन नहीं थे, आंसर होगा जेड गुडी। 3 प्रश्न हो गए। आज काफी स्पीड में हम लोगों को पढ़ना है, तो आप भी एकदम कमर कस के बैठिए और स्पीड बढ़ाते जाइए। 25 में 25 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। अगर आप क्लास फॉलो कर रहे होंगे तो बनेगा ही। 25 में कम से कम 20 तो बनना ही चाहिए, 20 नहीं बन रहा है तब फिर चिंता की बात है। आगे है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान, देखिए संविधान तो हमने कल पढ़ना शुरू ही किया था मौलिक अधिकार से, अभी वो भी हमने नहीं पढ़ा है पूरा, पढ़ेंगे। अगला वीडियो मौलिक अधिकार पे पूरा आएगा। इस बार संडे को जो क्लास होने वाली है, सुपर संडे क्लास, हो सकता है मैं बात करूंगा टीम से कि लाइव क्लास हो और उसमें आपका सारा डाउट लिया जाए, और एक मैराथन क्लास चले जिसमें हम संविधान निपटा ही देंगे। मतलब आपके हिसाब से कि आपके एग्जाम में जितना जरूरी है उस हिसाब से हम पूरा संविधान पढ़ ही लेंगे। और बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, 4-5 घंटे का खेल है, 5 घंटे पूरा संविधान के हाथ में होगा। फिर उससे कहीं से भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में तो फंस हो सकता है कि कंपटीशन में भी आपको फायदा मिल जाए आगे चल के, अगर याद रहा तो। कह रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक बात है, भारतीय संविधान धर्म, जाति, भाषा इसके आधार पर ना भेदभाव की मनाही करता है। और ये किस अनुच्छेद में बताया है? अनुच्छेद 15। बिल्कुल अभी अनुच्छेद रटने का प्रयास मत कीजिएगा, हम संविधान पढ़ेंगे आपको रटा दिया जाए, आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं रटाऊंगा। बस आप क्लास को निरंतर फॉलो करते रहिए। मुझे ना फर्क नहीं पड़ता है कि कितने बच्चे देखते हैं, 10 बच्चे भी देख रहे हैं उनको फायदा हो रहा है तो मेरा पढ़ाया। क्योंकि टाइम पास करने के लिए ना तो मैं आता हूँ ना ही आप आते होंगे, आई थिंक आप भी नहीं आते होंगे टाइम पास के लिए। आपको भी कुछ चाहिए वैल्यूएबल, मैं दे रहा हूँ। मैं भी पढ़ के आऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपका आना चाहिए। मेरा धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल है, 14, 15, 18 से 15 किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र इसके आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है कह रहा है? सही लग रहा है, बट बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे। तो कह रहा है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत। हमने जब धर्मनिरपेक्षता समझा था उस पर अभी एक और वीडियो आने वाला है जिसमें आपको ना बस एग्जाम के दृष्टिकोण से, ताकि उस पर आप सब्जेक्टिव आंसर लिख पाए, धर्मनिरपेक्षता के लिए 3-4 पॉइंट लिखवा दिया जाएगा जो सफिशियंट होगा। हमने अभी बताया जस्ट कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, जबकि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही यही है। धर्मनिरपेक्षता शब्द जब भी आप सुने या एग्जाम में 3 चीज याद रखना है, मैं अभी लिख देता हूँ, बाद में क्या अभी, या फिर हो सकता है कि ये पढ़ाया हो मुझे ध्यान नहीं आ। भारत में जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात आएगी आपके एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आएगा आप 3 पॉइंट लिख के चले आइए, आंसर सही होगा। नंबर 1, भारत का अपना कोई धर्म नहीं। भारत का अपना कोई सेकेंड का अपना नहीं है। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता। व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म को मानने की आजादी। एक व्यक्ति के अनुसार धर्म को मानने आजादी यह है भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। अगर आपके एग्जाम में धर्मनिरपेक्षता से आ जाए तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट 3 पॉइंट। अगर 2 नंबर के लिए धर्म का कर्तव्य है, ये है जो भी बताया गया था पिछले क्लास में, वो आप लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे 150 शब्दों में। ये हो गया हमारा धर्मनिरपेक्षता। फिर से लौट के आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है भारत एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, अभी जस्ट मैंने बताया है, अभी जस्ट कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म मानने की आजादी होगी, तो भारत तो आजादी देता ही है, तो ये भी सही है। देखिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की नहीं करता है, ये कथन सही है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत। एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। अगला, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, भारतीय संविधान देता है, बिल्कुल सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं ये कहाँ से ऑप्शन लेके आया है, या तो यहाँ गलत होना चाहिए या तो यहाँ होना चाहिए कि भारतीय संविधान पर कौन सा कदम सही नहीं है। फिर हम एक चुन लेते, ये सही नहीं है, क्योंकि बाकी ठीक लग रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट क्या रहा है कि किसी धार्मिक समुदाय में, कोई भी धार्मिक समुदाय सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। अगर कोई भी एक धार्मिक समुदाय है, मान लेते हैं कि हिंदुओं का कोई समुदाय, मुस्लिम लोग क्यों आएंगे? अगर हम बोले कि मंदिर में ब्राह्मण कराते
हिंदू रिचुअल के हिसाब से हम इस्लाम धर्म के अनुयायी को क्यों लाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार नहीं। तो मंदिर है तो उसमें हिंदू व्यक्ति ही पूजा कराएंगे, तो उसमें जिनको माना जाता है वो उन्हीं को पूजा का करने का अधिकार दिया जाएगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ नहीं शायद पूछा गया हो और ये भी गलत से आ गया हो। इसका तो सही आंसर ये होना चाहिए, नहीं पूछा हो तो ये होगा इसका सही आंसर, बाकी ये सब सही है। तो अगर हम उसको नहीं मान लेते हैं तो ये भी गलत है, बराबरी का अधिकार देता है नहीं। क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको स्किप कर देते हैं। आपने धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझा? ये भी ना किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है ऐसा नहीं है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय का अपना अपना कुछ रीति रिवाज है, अपनी उनकी मान्यता है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू विवाह अधिनियम, उनके हिसाब से उनकी प्रथा को देखा जाता है, समझा जाता है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय में सबों की समान भागीदारी नहीं हो सकती, इसका बात भी करता है हमारा संविधान। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 आर्टिकल है, उसमें बताता है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं। इसमें नहीं आएगा तो उसमें से ये होगा सही। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप निगलेक्ट करके चलेंगे, इसको छोड़ के चलेंगे। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बताइए आप। राष्ट्रपति, हाँ। संसद नहीं, कोई नहीं, गलत। भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन 90-95% श्योर हूँ कि अगर नियुक्ति पूछा है ना तो उसका आंसर अगर आपको नहीं पता हो तो आप राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, प्रधानमंत्री तक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री में एक मतलब एक चीज ये देखना पड़ता है कि जिस भी दल को बहुमत प्राप्त है उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करते हैं। आप जब आर्टिकल 75 पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। जो 74-75 माफ कीजिए थोड़ा सा खांसी हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी आपके एग्जाम में नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आएगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप ज्यादातर अगर आंसर ना पता हो तो राष्ट्रपति के पास जाइएगा, नहीं तो आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के राज्यपाल के, प्रधानमंत्री हो, इसके अलावा महाधिवक्ता हो, सॉरी महान्यायवादी हो, भारत के महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति यही करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति यही करते हैं, है ना। तो नियुक्ति से संबंधित आई होप ये प्रश्न काफी सरल था, आपका सही होगा। कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है कौन? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत की पहले राजधानी बताइए कौन है? दिल्ली। हाँ तो कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी बताइए। वित्तीय राजधानी बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। नई दिल्ली, ये तो भारत की राजधानी है। पटना, कोई तुक ही नहीं बन रहा। मुंबई, सही। मुंबई में ही आपको बता दें कि आरबीआई है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई जो अपनी शक्ति ग्रहण करती है वो आरबीआई अधिनियम से करती है, एक्ट 1954। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें भारत, या फिर छोड़िए वो इकोनॉमिक्स वाले सर के सेक्शन तो अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आगे तो मैं डिस्कस वहां कर लूंगा। अगला प्रश्न देखिए, जब हम विभाजन लिंग के आधार पर विभाजन, सामान्यतः हम तो दो ही लेके कहते हैं, मेल और फीमेल। विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है विभाजन का क्या मतलब है। लिंग के आधार पर विभाजन का मतलब स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर है, बायोलॉजिकल डिफरेंस। जैविक अंतर तो है पर ये लिंग विभाजन का रूप नहीं है। लिंग विभाजन तो समाज द्वारा किया जाता है। पढ़ा भी था कि सामाजिक विभाजन क्या होता है, कुछ जन्म आधारित विभाजन भी होते हैं। जन्म आधारित विभाजन में स्त्री पुरुष है, विभाजन करता कौन है? तो एक तो जैविक अंतर होता है। ये कह रहा है लैंगिक विभाजन, तो यहाँ लैंगिक विभाजन में हमको समाज को ध्यान में रखना। अगला देखिए दूसरा ऑप्शन भी है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। असमान भूमिका का क्या मतलब है? आप भी अपने घर परिवार गांव में देखते हो,
कि जनरली ऐसा किया जाता है कि महिलाओं को घर का काम सौंपा जाता है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, जबकि पुरुष बाहर जाके काम करेंगे। तो उनका दायित्व का पालन पोषण करना, जबकि महिलाओं का दायित्व होगा कि घर में काज करना। ये विभाजन लैंगिक विभाजन है और ये किसके द्वारा किया जाता है? समाज के द्वारा। ये प्राकृतिक विभाजन नहीं है, ये समाज ने स्थापित किया है ताकि सामाजिक व्यवस्था ठीक से चले। सही या गलत पे अभी मैं नहीं जानता, मैंने तो कल भी प्रश्न चिन्ह कर दिए जाते हैं कुछ सत्तात्मक व्यवस्था भारत में इतना पावरफुल है, जिसके कारण तो आज हमारा मकसद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना। कभी हम कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत बात करेंगे कि क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं भारत में। तो अगला समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका ठीक लग रहा है, ये देख लेते हैं। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कोई मतलब ही नहीं है, ये तो लिंगानुपात कहलाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, अगर आप मतदान का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप बताइए, एक चीज आपको बताया था पिछली क्लास में कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है, 1918। आगे, लोकतंत्र, लोकतंत्र का परिभाषा जनता के द्वारा तथा जनता शासन है। यह कथन कथन किसका है? किन्होंने कहा था? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक। इसमें तो ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं है, अब्राहम लिंकन का। आगे बढ़ते हैं, 8 प्रश्न हो गए आपके, कितने सही हुए? एक क्वेश्चन तो वो काट के चलना है, 7 हुए मान लेते हैं। अब बताते चाहिए आपका कितना सही हो रहा है। कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण, संघ सरकार, फेडरलिज्म, अभी ये चैप्टर हम लोग पढ़ भी रहे हैं। फ्यूडल समझौता, समझौता किसके बीच? संघ और राज्य के बीच। समझौता है कहाँ? चीन में? नहीं। साम्यवादी सरकार। ब्रिटेन में? नहीं। अमेरिका में? बिल्कुल सही। और कहाँ? भारत में। भारत में भी संघ सरकार का कौन सा रूप दिखता है आपको? क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं इसका आंसर। आगे, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। फिर से पहला या दूसरा प्रश्न जो था उसी का रिपीटेशन है। सांप्रदायिक राजनीति यानी कि किसके आधार पर की गई राजनीति? धर्म पर, जाति पर नहीं, क्षेत्र पर नहीं, धर्म पर। धर्म के आधार पर की गई राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है। फिर बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में से किसका वर्चस्व रहा? देखिए, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक ये सवाल है नहीं, आप सीधा सीधा नहीं कह सकते किसका वर्चस्व रहा, क्योंकि आपको पता है कि भारत विविधताओं से बड़ा देश है। भारत के किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति डोमिनेंट डोमिनेंट करता ही है। जैसे पूरे भारत को ओवरऑल आप देखेंगे तो हिंदू बहुसंख्यक आपको नजर, कश्मीर में जाके देखेंगे वही हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि कौन सा वर्चस्व स्थापित किया, कौन बहुसंख्यक स्थिति में है हर जगह। किसी खास क्षेत्र में हो सकता है कि पूरे देश में जो बहुसंख्यक है वो किसी छात्र का खास क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो, और जो पूरे देश में अल्पसंख्यक हो वो किसी खास क्षेत्र में बहुसंख्यक हो, ऐसा हो सकता है। फिर भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना ही है कि 1967 ईस्वी तक किसका वर्चस्व रहा, तो काट देते हैं ना सीधा सीधा। निम्न जाति का वर्चस्व रहेगा नहीं, अनुसूचित जाति का नहीं, ये तो ऑप्शन ही फालतू है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमने पढ़ा भी था। देखिए, अगर आपको लग रहा हो ना कि क्लास बहुत स्पीड से क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका है। तो क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन बनाइए, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, तुरंत बनाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तो ढंग से पढ़ना ही है, समझना है। ये देखिए, भारत में क्या रहा है, भारत में समाज सुधार आंदोलन। देखिए, समाज सुधार आंदोलन आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। पेरियार स्वामी नायकर का नाम, महात्मा गांधी का, ज्योतिराव फुले का, भीमराव अम्बेडकर का, ये सब राजा राम मोहन राय का, इस वचन विद्यासागर, ये सभी समाज सुधार आंदोलन करने के मतलब उनके प्रणेता माने जाते हैं। ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? अच्छा, ये नाम ही पूछ रहा है। ज्योतिबा फुले समाज सुधार किया था। महात्मा गांधी, अरे महात्मा गांधी, अभी मैंने बताया कि जहां जहां आपको महात्मा गांधी का नाम दिखे और बढ़िया चीज, अच्छा चीज पूछा जा रहा है, वह महात्मा गांधी होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब कौन सा है? सब। समाज सुधार आंदोलन में इन सबका योगदान रहा है। नेक्स्ट, सामाजिक विभाजन पढ़ा भी था। सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन कैसे? प्रत्येक सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते,
ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं, तो क्वेश्चन आई होप कि गलत आप ना करें। अगर गलत हो जाए तो कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, आप क्लास रिवीजन कर लें। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कागजी अभिव्यक्तियां अच्छा अच्छा, कौन सी अभिव्यक्ति? हाँ, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक को लेके आप माइंड मत कीजिएगा, हम लोग यहाँ ठीक कर लिया करेंगे। कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? सामाजिक विभाजन की कौन सी अभिव्यक्ति? सामाजिक विभाजन है क्या? धर्म के आधार पर किया गया विभाजन सामाजिक विभाजन है। ये 2 नंबर पे कैसे आ गया भाई? जाति के आधार पर किया गया सामाजिक विभाजन, लिंग के आधार पर। देखिए इसमें से अगर ज्यादा सही चुनना हो ना तो लिंग के आधार पर किया गया विभाजन ही विभाजन है। धर्म के आधार पर किया गया विभाजन सामाजिक विभाजन जनरली नहीं मानते हैं। सवाल उठाया जा सकता है कि सोशल साइंस में एक आंसर हो ही नहीं सकता। फिर से कह रहा हूँ, जब भी मुद्दा आएगा आप इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको ये सही लगेगा, और दूसरे पर्सपेक्टिव तो आपको वो सही लगेगा। एक आंसर नहीं हो सकता, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर खोजने के लिए एक को चुनना ही पड़ेगा। यहाँ ज्यादा अगर चुनना ही एक है तो सामाजिक विभाजन के रूप में हम लिंग को, क्योंकि अभी हमने बताया कि लिंग के आधार पे किया गया विभाजन होता है, तो महिलाओं को असमान भूमिकाएं दे देती है ना। वैसे जातिगत व्यवस्था भी सामाजिक विभाजन का रूप है, क्योंकि ये भी समाज नहीं बनाया है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि भारत में जो व्यवस्था चली है जाति की, वो गुण और कर्म के आधार पे थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीता गई ये जन्म आधारित होती गई। ये तो समाज नहीं बनाया, तो विशेषाधिकार प्राप्त था उन्होंने ही बनाया। खैर इसका आंसर आप लिंक लेके चलेंगे, उपयुक्त सभी ले नहीं सकते क्योंकि धर्म को नहीं ले सकते इसमें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान। संविधान तो आपके मुट्ठी में हो, पर सुपर संडे का क्लास के बाद भारतीय संविधान से क्वेश्चन फूटेंगे नहीं, एकदम बेफिक्र होकर बस क्लास सुनिए। फिर कह रहा हूँ क्लास सुनिए, क्लास सुनने से आपको जितना फायदा होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिखने से उतना फायदा नहीं होगा। किताब भी पढ़ने से उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि किताब में आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का क्या प्रयास कर रहा है, क्रक्स क्या है बुक चैप्टर का, ये हम नहीं समझ पाते। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे ना तो हमारा ध्यान इन्फॉर्मेशन पे जाएगा, इतना ईस्वी, इतना लोग, यहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन किया, इन्फॉर्मेशन पे। जबकि किताब इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो सोच को डेवलप करने के लिए, अपने विचार को बनाने के लिए है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? पढ़ा भी था कि अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा था अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा था 19 से 22। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। अनुच्छेद 15 पहले आ रहा है, नहीं। अनुच्छेद 17 19 से पहले नहीं। अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 21, अब देखिए अनुच्छेद 21 कहता है जीवन का अधिकार, कहता है जीवन का, आ किसके अंतर्गत रहा है? ये भी स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 भी आ रहा है। पर अगर आपको एक क्वेश्चन, फिर मैं कह, एक होना नहीं चाहिए, अभी मैं 19 से 22 कह रहा हूँ, इसमें ऐसा भी ऑप्शन आना चाहिए था कि सी और डी दोनों, तो पर क्या करें, एक ही चुनना है, इसलिए मैंने कहा था आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, उसमें से जो सबसे ज्यादा सही दिखे, हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो, पर उनमें सबसे ज्यादा जो सही है आप उसको टिक करेंगे। अनुच्छेद 21 तो है ही, पर यहाँ सबसे ज्यादा सटीक अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्र अधिकार है, जिसमें भी 6 सब आर्टिकल्स है। उसको हम देख लेंगे कि भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता भी है, कहीं घूम बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा करने की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने, कोई संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है ना, इंटरनेट का भी मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है। आप क्लास देखेंगे ना, बहुत सारा क्लास भी है संविधान में। एक तरफ हम स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं जिसमें इंटरनेट चलाना हमारा मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ सरकार इंटरनेट बैन कर देती है, जहाँ भी हिंसात्मक कार्यवाही होते हैं, आकस्मिक बंद रहा है इंटरनेट, तो क्लैश होता रहता है। फिर आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार ही आपस में टकरा जाते हैं, कभी 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 मौलिक अधिकार का टकराव हो जाता है डीपीएसपी से। तो इसके लिए हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान की व्याख्या भी है, वो करेगा। तो इसका आंसर आर्टिकल 19। भारतीय संविधान, खूब आ रहे हैं संविधान से क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, 2 दिन में संविधान खत्म करने वाले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का क्या लिखा गया? निषेध, भेदभाव का निषेध किया गया है। अभी हमने, अगर आपको स्लाइड थोड़ा सा दिखाते
इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लास को सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। मैंने बताया था कौन से अनुच्छेद में, यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेद 15। 19 नहीं, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 से 28 तक होंगे नहीं। 15 इसका आंसर। आपके कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं आप बताइएगा जरूर ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि क्या पढ़ाया हुआ आप क्या समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अंततः क्वेश्चन बनने से मतलब आप कितना जानते हैं तो फर्क नहीं। आपका कॉपी उसके पास जाएगा, आपने क्या लिखा है, कितना सही लिखा है, इससे वो जज करेगा, मार्क्स देगा। आप कितना जानते हैं इससे उसको कोई फर्क नहीं, आप बैठ के उसको बताएं ना। देखिए वर्ण व्यवस्था तो हमने बहुत अच्छे से समझा था, इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। मैं ऑप्शन भी अभी तक मैंने देखा नहीं है ना, ये क्वेश्चन हमारे टीम सेट करते हैं, मैं तो देखता भी नहीं क्वेश्चन, यही देख लेंगे, ऐसा क्या है, आंसर याद करके थोड़ी आना है। यहाँ देखेंगे बनाएंगे, इससे पता भी चलेगा कि मुझे कितना आता है, आपको कितना पढ़ा है, वो आता है या नहीं आता है ना। यह वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इसमें सभी दे रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये होगा, मैं आपको अगर याद आ रहा होगा तो कुछ जैसे बना के बताया था कि टॉप लेवल पर ब्राह्मण बैठते हैं, ये फिर वैश्य आ जाते हैं, और सबसे नीचे शूद्र को रखा गया है। ये व्यवस्थित रूप है वर्ण व्यवस्था का। सामाजिक विभाजन फिर से आए, वही घूम फिर वही कुछ। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में ऐसे कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में, विभाजन बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसको संभालना है ना, तो कौन सा बयान, ऐसा कौन सा बयान देंगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में राजनीति की होड़ लगी रहती है, प्रत्येक राजनीतिक दल जीतना चाहते हैं, इसके लिए वो सांप्रदायिक राजनीति भी करते हैं, सामाजिक राजनीति करते हैं, जो जाति को केंद्र में रख के जाति के आधार पर भी वोट गैदर करने का प्रयास करते हैं ना। तो कह रहे हैं लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ठीक है, कथन तो अपने आप में ठीक है, क्योंकि देखा भी था कि जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, फिर इसका वाइस वर्सा राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है, ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ठीक बात है, आप लोकतंत्र में अपनी शिकायत सरकार के सामने रख सकते हैं। हम अभी आगे चल के दबाव समूह पढ़ेंगे, दबाव समूह में कंसेप्ट यही आता है, प्रत्येक लोगों का ऐसा समूह जो समान उद्देश्य के लिए सरकार पर की प्रक्रिया में सरकार पर दबाव बनाते हैं, परिवर्तित कराते हैं, वो दबाव समूह कहलाते हैं। ये हम लिखवा देंगे, क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। आगे, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में तो लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि अरस्तु लोकतंत्र सबसे मॉडल नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़ तंत्र है। मजाक में कहा जाता है कि लोकतंत्र ऐसा व्यवस्था है, इसको भीड़ तंत्र वो क्यों कहते हैं। अगर लोकतंत्र में एक तरफ 51 गधे हों और एक तरफ 49 समझदार व्यक्ति हो, फिर भी जीता कौन। इसीलिए अरस्तु इसके विरोधी है। फिर अरस्तु कभी नहीं मानना हमको तो हमारा सवाल पूरा सही करना है, सीधा सीधा बात। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम क्यों दिमाग लगाना, जब कंसेप्ट आएगा हम अरस्तु को देखेंगे। कुछ और भी विद्वान है, वो क्या कहते हैं, मैकियावेली को पढ़ेंगे। मैकियावेली तो धर्म को हथियार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो वो तो विचारक तो स्वतंत्र होते हैं, वो अपने विचार देते हैं, हमको सही चुनना है, क्योंकि लोकतंत्र का बुराई अरस्तु कर दी है, लेकिन अभी इससे बढ़िया मॉडल कुछ सुझाया नहीं है ना, है भी नहीं। कह रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र कभी सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाएगा नहीं। लोकतंत्र तो सामंजस्य बनाने का काम करता है, हमने बताया भी था कि लोकतंत्र जब परिभाषा पढ़ रहे थे
यहाँ तक की परिभाषा आप रटेंगे नहीं। लोकतंत्र का मतलब होगा लोगों के बीच सामंजस्य बनाना, समझौता करवाना। हाँ, लोकतंत्र तो सबको साथ लेके चलता है। सर्वोदय की विचारधारा भी आगे हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने क्या सर्वोदय कहा था, सबको साथ लेके बढ़ना है, आगे बढ़ना है, भेदभाव छुआछूत जैसी प्रथा नहीं रखनी है ना। तो कह रहा है कौन सा लागू नहीं होता, तो कौन सा लागू नहीं होता, ऑप्शन नंबर होगा। समझ आ रहा है? अगर आपने क्लास पढ़ा होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास को आपने ठीक ढंग से सुना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सही है। अगर एग्जाम एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, हो सकता है सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी शब्द के साथ रिपीट ना हो, पर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और कहाँ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बुक से आना है, बुक से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित 3 कथनों पर, ये 3 कथनों पर विचार करें। कथन नीचे होना चाहिए था पर बगल में है, कोई बात नहीं। कह रहा है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, वहां सामाजिक विभाजन होता है। सामाजिक अंतर हम बता रहे थे फिर से, एथनोसेंट्रिक। लग रहा है कि मेरी जाति अच्छी, भाषा अच्छी है, मेरा अच्छा है, दूसरे का खराब है, बेकार है, नहीं होना चाहिए, वो क्यों है इस दुनिया में। जैसे पाकिस्तान को ये लगता है कि दुनिया का देश वही है, सबसे अच्छी स्थिति में वही है। होते हैं कुछ लोग एथनोसेंट्रिज्म के शिकार, है ना। तो इससे समाज में मतभेद बढ़ता है, टकराव बढ़ता है। वही कह रहा है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा कह रहा है यह संभव है, एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये हमने बताया भी था कि अगर आप दिल्ली जाएंगे यहाँ से तो कोई आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, धारणा की जाति बताइए, अपना धर्म बताएगा बताएंगे, या फिर जो भी यहाँ से कहीं जाएंगे, भारत के किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आप अपने राज्य का नाम पहले बताएंगे ना। अगर राज्य में ही है आप अपने बताएंगे। अगर आप विदेश में गए हैं, अमेरिका गए हैं ना, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी कहीं गए, वहां आप अपने देश का नाम बताएंगे। अब देख रहे हैं आपका, अगर मान लीजिए आप मंगल ग्रह पे चले, मंगल ग्रह पे अगर एलियन होता है, एलियन पूछे कहाँ से, तब क्या कहेंगे, भारत से। भारत क्या जानता है, तो ये पृथ्वी से। एक व्यक्ति के कई पहचान होते हैं, ये भी कथन। फिर कह रहा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। ये बेल्जियम तो छोटा सा देश है, बेल्जियम जैसा देश मतलब 10-12 देश मिलकर भारत के एक राज्य बना पाएंगे, तो थोड़ी। श्रीलंका तो भारत से बहुत छोटा है, श्रीलंका में विभाजन हुआ, गृह युद्ध हुआ, और भारत इतना विशाल होने के बावजूद भी भारत में गृह नहीं बनी, विभेद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे बैठा के चलते हैं, लोकतंत्र हमारे खून में बहता है। पाकिस्तान में देखिए, आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का टर्म एक बार में पूरा नहीं कर पाया है, जबकि पाकिस्तान तो छोटा है। कहना अच्छा नहीं लग रहा, छोटा मैं कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का फिल इन द ब्लैंक्स है अभी क्या दिक्कत है उसमें। तो ये कथन क्या कह रहा है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में विभाजन होते हैं, नहीं भाई, छोटे देशों में भी होते हैं। श्रीलंका, बेल्जियम का उदाहरण हमने देखा, फिर नेपाल का आप देख लीजिए, नेपाल में क्लास चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, पाकिस्तान में तो स्थिति ही खराब है ना। श्रीलंका भी हाल फिलहाल में बदहाली का शिकार था। तो दुनिया में छोटे छोटे देश में, इसराइल फिलिस्तीन कितना छोटा देश है, कहीं उसमें विवाद चल रहा है, तो उसमें भी सामाजिक विभाजन है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में भी होते हैं, ये गलत है। अब कह रहा है कौन कौन सा बयान सही है, तो कौन सा ही और ब खोजी, और ब इसमें 100 दोनों है, ये नहीं सही। 18 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हो, समझ में भी आ रहा हो। अगर कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो हम यही डिस्कस उसको कर लेंगे। अब बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे, एग्जाम में क्वेश्चन बनवाना मेरी जिम्मेवारी, बस आपको कंटिन्यूटी में रहना है। कह रहा जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में किसने कमजोर किया है, जाति से कमजोर होती है। अच्छा, अभी ऑप्शन पे मैं नहीं जा रहा, सोच के देखिए कि कैसे कमजोर होगी जाति व्यवस्था। या नहीं हो सकता है कि आप छुआछूत भी करना नहीं है, 17 कांड किया जाता है प्रत्येक रूप से। पर कई लोग होते हैं ना, शादी विवाह जाति में नहीं कर सकते, अंतर जातीय विवाह को हमारे यहाँ आज भी समाज इस स्थिति से आगे बढ़ रहा है कि पाप समझा जाता है अंतर जातीय विवाह को। कई लोग नहीं चाहते कि अंतर जातीय विवाह हो, और सोचिए अगर अंतर जातीय विवाह खूब होने लगे तो धीरे धीरे समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अंततः जाति व्यवस्था इससे कमजोर हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कौन किस जाति का है, कितना अच्छा व्यवस्था होगा, पता ही नहीं चलेगा कौन किस जाति का है।
अच्छा व्यवस्था है। तो वही पूछ रहा है जाति व्यवस्था कैसे कमजोर होगी? अच्छा मान लीजिए यहाँ से आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं ना, चेन्नई जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, क्या आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति अगले सीट पे, आप उससे उसकी जाति पूछते हैं? आप ठीक-ठाक बात करेंगे उसके साथ 24 घंटा 48 72 घंटे का भी सफ़र करेंगे, खूब बातचीत होगा, हँसी-मज़ाक सब होगा, आप सब राज्य भी पूछ लेंगे, खेलेंगे-कूदेंगे, सब करेंगे, जाति व्यवस्था का ज़िक्र नहीं आएगा, इससे जाति व्यवस्था कमज़ोर होती है। शहर में आप मेट्रो में जा रहे हैं, लाखों लोगों से आप टकरा रहे हैं रोज़, प्रत्येक दिन आप लाखों लोगों से टकराते हैं, देखते हैं, हर चीज़ होता है ना? आप उसके बॉडी में सटते हैं, है ना? मेट्रो में तो और भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, वो आपके में और एक बार ये ज़िक्र भी नहीं आता कि किस जाति का व्यक्ति सट रहा है या हम में टच हो रहा है, नहीं आता। तो शहर जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ेगा ना, वैसे-वैसे जाति व्यवस्था कमज़ोर होगी ही होगी। अगर जाति से जाति व्यवस्था कमज़ोर होगी, तो ये सब होगी। तो वही पूछ रहा है, देखते हैं ऑप्शन में आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आप कितना भी बढ़ा दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि दूर हो जाएगी। शिक्षा में वृद्धि बहुत सारे शिक्षित लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाति के आधार पे भेदभाव करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा में वृद्धि से जाति व्यवस्था कमज़ोर क्यों नहीं। फिर हम इसलिए कह रहे हैं, अगर सभी जैसा ऑप्शन होता तो ये सही में रख सकते हैं कि हो सकता है कि शिक्षा का लेवल जैसे-जैसे बढ़े लोग समझे ये सब अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे आज कोई कंप्यूटर चला रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप उसको किस जाति में रखेंगे? नहीं पता। तो आज वो सब उतना रिलेवेंट है नहीं। अगला शहरीकरण। देखिए शहरीकरण से जाति व्यवस्था कमजोर होती है, बिल्कुल सही, अभी मैंने कहा है। कह रहा है उपयुक्त सभी नहीं होना चाहिए, यहाँ फिर आप ध्यान दें, यहाँ नहीं होना चाहिए उपयुक्त सभी। अगर मिल रहा है, लिखा हो उपयुक्त सभी, कि इन सबसे जाति व्यवस्था कमजोर होती है, तो ऐसा बिल्कुल मान के मत चलिएगा। यहाँ सही आंसर शहरीकरण होना चाहिए। एग्जामिनर ऐसे करता है कि लास्ट में दे दे और वो जानता है कि बच्चों का माइंडसेट बना हुआ है कि जहाँ उपयुक्त सभी लिखे हो, पढ़ना ही नहीं है ऑप्शन, वही होगा आंसर। ज्यादातर में ऐसे होते हैं और एग्जामिनर हो सकता है आपके साथ गेम खेल के आपका आंसर गलत करा दे। फंसना नहीं है, पढ़ने का तभी तो मजा है जब कंसेप्ट इतना क्लियर है, एग्जामिनर बेचारा चाह के भी आपको नहीं फंसा नहीं फंसा पा रहा है ना, चाहे वो कंसेप्ट के लेवल हो, फैक्ट्स के लेवल पे हो, कोई भी लेवल पे हो। और मेरे सब्जेक्ट में तो खास तौर से और जितना सुनेंगे उतना आपकी समझदारी बढ़ेगी। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? शहरीकरण। अब देखिए श्रीलंका में सिंहली को किस राजभाषा के रूप में घोषित तो क्या बनाया गया? राजभाषा। भारत का राजकीय भाषा कौन सा? फिर से मैं कह रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय भाषा मैंने नहीं बोला, भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, खूब विवाद इस पे चलता है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी को नहीं माना जाता है, भारत का राजकीय भाषा है, कामकाज की भाषा है। राज्य के जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित होंगे वो हिंदी में ही होंगे। हमने स्टार्टिंग में प्रावधान किया था कि इंग्लिश को हम 15 सालों तक रखेंगे, तो उस हिसाब से 1965 के आसपास समाप्त होना चाहिए था इंग्लिश। पर कई राज्यों की डिमांड थी कि इंग्लिश को समाप्त ना किया जाए, तो इंग्लिश आज तक चल रहा है। तो भारत सरकार के डॉक्यूमेंट थोड़े हिंदी में प्रकाशित होते हैं। उसके अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषा है की आती है, तो हिंदी भारत का राजकीय भाषा है। तो कह रहे हैं श्रीलंका में सिली को किस राजभाषा के रूप में, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ ये तो आपको पता होगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ? भारत के 1 साल बाद 1948 में। श्रीलंका में किस समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं? सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल भाषी लोगों की संख्या मतलब ज्यादा है। इनमें बहुमत में कौन है, बहुसंख्यक कौन है? मेजोरिटी किनकी ज्यादा है? मेजोरिटी सिंहलियों की, है ना। सिंहली को राजभाषा बनाया गया कब? 1956। ये तो प्योर कंसेप्ट का क्वेश्चन है ही नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 1900 श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, वहां 2 समुदाय के। और यहाँ भी अगर पूछा कि किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है श्रीलंका में, तो बौद्ध। हालांकि तमिल भी है, तमिल है जो हिंदू भी है, भाई भी है ना। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में कौन है? बौद्ध लोग हैं। यहाँ से आपका श्रीलंका का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी आप देख लेंगे एक बार, श्री जयवर्धना है मे बी। नेक्स्ट, राजनीति में सांप्रदायिकता। अरे
सांप्रदायिकता घूम फिर के यही आना है एग्जाम में, लग रहा है ऐसे। राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में कौन स्वरूप है? सांप्रदायिकता का क्या क्या स्वरूप दिखता है? धार्मिक पूर्वाग्रह, बात है। मतलब पहले से ही धार्मिक पूर्वाग्रह का क्या मतलब हुआ? से ही मान के ये चलना, इस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, ये धार्मिक पूर्वाग्रह, प्रीजुडिसेस। अगर आप किसी को जानते नहीं है फिर आप उसको जज कैसे कर सकते हैं? समाज, हमारा परिवार, कभी हम सामाजिकरण समझेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारा जो पीयर ग्रुप होता है दोस्त का, उसके बाद परिवार का, है ना, उसके बाद आगे जाते हैं हम यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, टीचर का, इन सब का प्रभाव हम पे पड़ता ही है। आपको लग रहा होगा प्रभाव नहीं पड़ता, पर सबका प्रभाव पड़ता है। तो धार्मिक पूर्वाग्रह ऐसे ही तो बना, क्योंकि हमको शुरू से बताया गया, हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, पर ये मान लिया है कि इस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते। इस स्थिति को कहते हैं धार्मिक पूर्वाग्रह। ठीक, तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं। ठीक है, परंपरा के रूप में भी जो धार्मिक अवधारणाएं होती है कुछ ऐसी मानी ही जाती है कि गलत है, इससे सांप्रदायिकता बढ़ता है। अगला, सांप्रदायिकता के ना 3 लेवल होते हैं, वो लेवल हम एक अगले क्लास में जब भी देखिए, हम ना सीक्वेंस का मतलब दावा नहीं करते कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और टॉपिक आपके सारे कवर होंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहे, है ना, सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। अगला है एक धर्म की दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है, बिल्कुल ये भी होगा। सभी सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ये सभी राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप है। 3 लेवल भी ये बता दिए हैं। धीरे धीरे हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपना आंसर मैच करते जाइएगा कितना आपका सही हो रहा है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला, श्रीलंका निम्नलिखित में कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है भाई? धर्म में बहुत सारे, हिंदू भी है, ईसाई भी है, और बौद्ध भी है, पर कौन सा धर्म है? फिर देखिए इनमें से कह रहा है बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, इनमें से सभी तो है, तो ये सभी सारे धर्म, कोई भी एक देश ऐसा थोड़ी है कि केवल एक धर्म के लोग रहते हो। पाकिस्तान भी धर्म के आधार पर बना है, लेकिन पाकिस्तान में भी हिंदू लोग रहते हैं, केवल मुस्लिम तो नहीं रहते। इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र, बहुत बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, यही नहीं कि वहाँ केवल मुस्लिम लोग रहते हैं। कह रहा है श्रीलंका निम्नलिखित में कौन सा धर्म है? तो सभी धर्म है, क्या होना चाहिए? श्रीलंका निम्नलिखित में कौन सा धर्म को मानने वाले सबसे अधिक है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक, तो हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म। अभी हमने बताया भी था पिछली स्लाइड में कि बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि हिंदू धर्म के लोग भी है, ईसाई धर्म के लोग भी है। अब सोच रहे होंगे तो इसका आंसर हुआ क्या? देखिए आपके मन में जो भी आएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बता दूं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, मान लें कि कौन सा धर्म है, अगर यही आ जाए, आप बौद्ध धर्म मार दीजिए, आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि हम जिस लेवल पे जाके सोच रहे हैं, जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका एग्जामिनर उस लेवल पे पढ़े। हो सकता है कि मैं बौद्ध धर्म कह रहा हूँ, एग्जामिनर इनमें से सभी ले ले, तो आपका आंसर गलत। मैं इनमें से सभी बता दूं, एग्जामिनर बौद्ध धर्म को मान के चले, गलत हो जाएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। आप मान के चलिएगा जिस भी क्वेश्चन में डाउट आएगा ना, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब याद कीजिए, मैंने बताया था, तो सबके लिए एक जैसा हो, ये सबके लिए अलग हो सकते हैं, है ना, बौद्ध धर्म भी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, सही दोनों है, ये सब्जेक्टिव मामला है। तो ऐसे प्रश्न तो आएंगे नहीं, पर हाँ इससे आपका रिवीजन होगा कि श्रीलंका में कौन से धर्म सबसे ज्यादा है, बौद्ध धर्म। कौन से भाषा के लोग ज्यादा हैं, सैली भाषा के लोग। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। अब देखिए लास्ट लास्ट 2-3 प्रश्न और है। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है ना, जो महिलाओं को खूब अधिकार दे, खूब अवसर दे। इसमें तो सांप्रदायिकता, धर्म से संबंधित, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब देख ही लिया थी, नारीवादी, ये ऑप्शन भी उल्टा पुल्टा, ये यहाँ है, बी डी सी है, पाखंडी नहीं, हिपोक्रेट तो ऑर्डर है। नारीवादी जो भी होते हैं, हमने क्लास में जिक्र भी किया था, कल भी जिक्र किया था, नारीवादी विचारक नारी के दृष्टिकोण से समाज को देखने का प्रयास करते हैं। हमने देखा था कि कई सारे ऐसे समाज के भद्दे रूप हैं जो स्त्रियों के विरुद्ध है, तो ये उठा कौन रहा है? नारीवादी विचारक। तो स्त्री के दृष्टिकोण से उनके अधिकारों की मांग कौन करता है? नारीवादी। एक, हाँ यहाँ एक और चीज बता दें आपको, नारीवादी विचारक अगर मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल स्त्री की बात कर रहा हूँ, विचारक पुरुष भी हो सकते हैं, नारीवादी विचारक पुरुष भी हो सकते हैं।
वैसे पुरुष जो नारियों के अधिकारों की बात करें, नारियों के दृष्टिकोण से समाज को देखे, वो नारीवादी विचार फैलाएंगे। एक, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, विशेषता क्या है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। देश की एकता को कमजोर बनाती है, सत्ता की साझेदारी से तो देश की एकता और अखंडता बढ़ती है। गलत। अच्छा, कमजोर नहीं करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक लग रहा है। सत्ता की साझेदारी जब आप समाज के विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, भाषा के लोगों को नीति निर्माण की हिस्सेदारी देंगे तो टकराव कम होगा ही, क्योंकि उनको उनके अधिकार मिलेगा, की आवाज कोई सुनने वाला होगा, वो अपनी आवाज किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाएंगे तो इससे टकराव कम होगा। अगला, पाखंडी या विविधता को अपने में समेट लेती है, गलत। निर्णय लेने में विलंब करती है, साझेदारी ये कोई लॉजिक नहीं, ये ठीक है, टकराव को कम करती है सत्ता के साथ। लास्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन, कौन सा कथन? सही कथन। कहाँ? श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी में। अब आपने श्रीलंका को भी सुना है, सत्ता में साझेदारी भी आप जानते हैं, सही बता, देख लीजिए। अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास नहीं, यही तो बात है कि अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व ये बना ही नहीं रहे हैं, ये भाषा का दर्जा दे रहे हैं, ना ही इनको शैक्षणिक या नौकरी में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, भागीदारी दे रही है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक को का प्रभुत्व बनाए रखना नहीं चाहते, ये तो उनको खत्म करना चाहते। केवल सिल्लियों का दावा ही वहां लिया जाता है। सिल्ली को एकमात्र राजकीय भाषा बनाने का क्या मतलब हो? आप अल्पसंख्यक को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरा, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, सभी क्षेत्रों के हितों का अगर ध्यान रखते हैं तो टकराव ही नहीं होता मेरे भाई। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और आ जाए कि मान लेते हैं कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका में तमिल ज्यादा किस क्षेत्र में है? तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में तमिलों की संख्या ज्यादा है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। हो सकता है कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए कि तमिलों की संख्या श्रीलंका के किस क्षेत्र में अधिक है, तो नॉर्थ ईस्ट। आप ध्यान रखेंगे। संघीय व्यवस्था को अपनाकर क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा गया? नहीं रखा गया। बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अपेक्षा, और यहाँ उपेक्षा होनी चाहिए, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा, सिंहली भाषी लोगों की उपेक्षा की गई? नहीं, तमिलों की उपेक्षा की गई, ये भी गलत। सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास, बिल्कुल सही है। वहां सत्ता में साझेदारी का यही रूप दिखता है, जहां क्या किया गया, केवल सिंहली भाषी लोगों को ही नीति निर्माण की प्रक्रिया में, शैक्षणिक स्तर पे, है ना, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, इनको एकमात्र राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, तमिलों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। तो वहां तो सत्ता में साझेदारी का यही रूप दिखता है, जिसके कारण वहां गृह युद्ध की परिस्थिति भी बनी थी। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े जटिल थे, ऐसे भी थे जो गलत हो गए, बाई चांस, है ना, वो मिस्टेक हो ही जाते हैं प्रिंट करवाने में, पीपीटी बनाने में, तो उसके लिए आप दिक्कत नहीं लेंगे। अगर मान लेते हैं दो क्वेश्चन हटा देते हैं, एक बौद्ध धर्म वाला वो जो था, बौद्ध और इनमें से सही कौन लेंगे, और एक जो पहले बताया था, तो 23 प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 23 प्रश्न, 23 ही मान के चलो, 23 में कितने सही। अगर 23 प्रश्न में से आपके 20 सही है, फिर तो आप बिल्कुल सही स्थिति में है, बिल्कुल सही स्थिति में है। खूब अब पढ़िए, ऐसे ही क्लास को सुनते रहिए। अगर 15 से 18 के बीच में है, 25। अगर इससे कम है तो थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्लास को सुनते रहिए। क्वेश्चन क्लास काफी लंबा हो गया, आप इतना पेशेंस दिखाए उसके बाद मेरा क्लास थोड़ा लंबा, थोड़ा मुझे लंबा पढ़ाने का आदत है ना, 35 मिनट का समेट नहीं पाता हूँ, आदत से लाचार। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।